नमस्कार, मैं अजय कुमार। मैं क्या करूं? क्या अपने देश के लिए अपनी गर्दन कटा दूं? तभी मुझ पर विश्वास किया जाएगा। मैंने सरकार से करोड़ों रुपए का इनाम नहीं मांगा था। केवल इतना मांगा था कि मेरा घोंसला बचा रहे, मेरा घर बचा रहे, मेरे बच्चे सड़क पर ना आए। यह रैट माइनर वकील हसन के शब्द हैं। वही वकील हसन जिनकी टीम ने 41 लोगों के घरों की दुनिया को उजड़ने से बचा लिया था। उन्हीं वकील हसन के घर को सरकार के आदेश से बुलडोजर चलवाकर तोड़ दिया गया है। आप अपना नाम बताइएगा सर। सर मेरा नाम वकील हसन है और मेरा पार्टनर मुन्ना है। सर आप भावुक हो रहे दिख रहे हैं मुझे। सॉरी, भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। भावुकता के सर सिचुएशन ही ऐसी है सर। याद कीजिए उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगियों को। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर लगातार 17 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। जो कॉर्पोरेट टीवी चैनल वाले आम आदमी के मुद्दों को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उन्होंने अपनी कमाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा माहौल बना दिया था कि लगातार 17 दिनों तक टीवी के स्क्रीन पर 41 मजदूरों की जिंदगी को बचाने की प्रार्थना करते हुए पूरा देश दिखाई दे रहा था। 41 मजदूरों को मौत के मुंह से निकालने में कई सारे रुकावटें आईं और अंतिम रुकावट सबसे मुश्किल रुकावट थी। उस अंतिम रुकावट को जिन 12 रैट माइनर ने तोड़ा था, उनके लीडर वकील हसन का बुलडोजर चला करके घर तोड़ दिया गया है। इन 12 रैट माइनर्स को टीवी वालों ने देश का हीरो बनाकर बेचा, जबकि हकीकत यह थी कि उनकी बदहाल जिंदगी पर पहले कभी चर्चा नहीं हुई थी। और 41 मजदूरों को जिंदगी देने के बाद भी रैट माइनर्स की बदहाल जिंदगी पर कोई गहरी चर्चा नहीं हुई। उनकी बदहाल जिंदगी को बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया। वे केवल चंद दिनों के हीरो थे और फिर से वहीं चले गए जहां उनकी बदहाली रहती है। वह तो भला कीजिए कि आज के जमाने में लोगों के हाथ में मोबाइल है, डिजिटल जर्नलिज्म है, नहीं तो सबसे कमजोर लोगों के साथ की जा रही सरकार की क्रूरता किसी को भी नहीं पता चलती। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रैट माइनर्स वकील हसन का घर दिल्ली के खजूरी खास स्थित श्री राम कॉलोनी में था। वकील हसन का कहना है कि डीडीए प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिना किसी नोटिस के उनके घर को ढहा दिया। उनका कहना है कि मैंने 2013 में यह मकान खरीदा था। मकान की रजिस्ट्री 1987 की है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनका मकान ढहा दिया। हमने देश के लिए अपनी जान तक लगा दी, मगर आज मेरा यह हालात है कि मेरे बच्चे सड़क पर खाना खा रहे हैं। हमारा घर तोड़ दिया गया है। हम सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वकील हसन टीवी पर चारों तरफ कैमरे को दिखाते हुए कहते हैं कि यह देखिए, अगल बगल के सारे मकान जस के तस पड़े हैं। इनको किसी ने नहीं ढहाया, मगर डीडीए वालों ने मेरे ही घर को तोड़ दिया। इस पूरी कॉलोनी में डीडीए ने सिर्फ मेरा मकान ही तोड़ा है। हसन बताते हैं कि वह और उनकी पत्नी घर से बाहर गए थे। घर पर केवल उनके बच्चे मौजूद थे। उनके बच्चों ने कहा कि पापा को आने तो दीजिए, तब तक इंतजार कर लीजिए, लेकिन बुलडोजर चलाकर मेरा पूरा घर ढा दिया गया, मेरा पूरा मकान ढा दिया गया। वकील हसन ने कहा कि मेरी एक ही मांग है कि मेरा घर मुझे दे दिया जाए। अगर मुझे मेरा घर नहीं दिया गया तो मैं अनशन पर बैठूंगा। यह पूछने पर कि क्या वह जानते थे कि उनका घर डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से, इलीगल रूप से बना हुआ है। इस पर हसन ने कहा कि हमारी पूरी कॉलोनी एक तरह से अवैध तौर पर बसाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ मेरा ही घर क्यों तोड़ा गया। वकील हसन ने कहा कि डीडीए वाले मुझसे पैसा मांग रहे थे। मैंने एक बार तो पैसा दे दिया, मगर दूसरी बार नहीं दिया। मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं उन्हें बार बार पैसा दूं। पैसा न देने की वजह से उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। सरकार ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वह मेरे घर को नहीं छुएंगे। मैंने सरकार से कहा था कि मुझे किसी भी तरह का इनाम नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा घर दे दीजिए। उन्होंने मुझसे मेरा घर ही छीन लिया। अब इस पूरी खबर को सुनने के बाद मुस्लिम नफरत में डूबे ज्यादातर लोग यह कहेंगे कि वकील हसन का घर अवैध था, अतिक्रमण की हुई जमीन पर बना हुआ था, प्रशासन ने तोड़ दिया, तो इसमें गलत क्या है। जबकि सारा जवाब वहीं छुपा हुआ है, जहां वकील हसन कह रहे हैं कि मेरे घर के अलावा दूसरे घरों को छोड़ दिया गया।
और केवल मेरा घर ही नहीं, यहां तो पूरी कॉलोनी अवैध है। मतलब पूरी कॉलोनी क्यों नहीं तोड़ी गई? क्यों केवल और केवल वकील हसन का घर तोड़ा गया? जब आप इस नजरिए से सोचेंगे तो थोड़ा आपको ईमानदारी से सोचना पड़ेगा, और इसका जवाब यही होगा कि अगर आप गरीब हैं तो सरकार आपके साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार करती है। अतिक्रमण विरोधी अभियान का सबसे बुरा असर गरीब लोगों पर ही पड़ रहा है। उसमें भी अगर आप गरीब मुसलमान हैं तब तो पूछिए मत, तब तो आपके खिलाफ क्रूरता की सारी हदें पार हो जाती हैं। थोड़ा बुनियादी किस्म की बातों पर सोचिए कि शहरों का विकास कैसे हुआ होगा। अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट की अवधारणा में किस तरह की लोक विरोधी गड़बड़ी मौजूद है। जरा बुनियादी तौर पर सोचकर देखिए कि शहर कैसे बसे होंगे। क्या वह अचानक बसे होंगे? क्या वह एक दिन में बसे होंगे? क्या पहले प्लान बना होगा, उसके बाद शहर बसे होंगे? क्या ऐसा हुआ होगा कि शहरों की बसावट सब नियम, कानून और योजना के तहत हुई होगी? इन सारे सवालों का जवाब नहीं में मिलेगा। शहर अचानक नहीं बसे हैं, इनके बसने की एक लंबी यात्रा रही है। इस लंबी यात्रा में अगर कोई सालों साल का हमसफर रहा हो तो उसे अचानक उजाड़ देना कैसे जायज हो सकता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के इलाके में चौकीदार से लेकर रसोई का काम संभालने वाले झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों से आते हैं। यह बस्तियां इन्होंने बसाई हैं। यहां पर जीवन की मूलभूत सुविधाएं हासिल करने के लिए घनघोर संघर्ष करना पड़ता है। पानी लेने से लेकर शौच में जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। रोशनी नहीं मिलती है। बंटवारे के बाद दिल्ली में शरणार्थी आए। जहां वह रहते थे उस समय वह अवैध कॉलोनियां थीं। उनमें से कुछ वैध हो गई हैं, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा अवैध हैं। दिल्ली को खूबसूरत बनाने के नाम पर कई इलाकों के घर तोड़े गए हैं। इनमें ज्यादातर गरीब लोगों के घर तोड़े गए हैं। एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी अपनी मेहनत की कमाई जोड़कर अपना घर बनाता है। मर्द के माथे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं जब उसका घर टूटता है, तो औरतों की दुनिया पर अचानक से पहाड़ टूट पड़ता है। इस दिल्ली में सालों साल की बसावट ऐसी है कि नंगी आंखों से यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन वैध है, कौन अवैध है, कौन कमर्शियल है, कौन रिहायशी है, कहां पर दुकान लगाई जा सकती है और कहां पर दुकान नहीं लगाई जा सकती है। इसके साथ यह भी सोचने वाली बात है कि दिल्ली में जमीन खरीदने वाला व्यक्ति क्या इतनी कम आमदनी वाला हो सकता है कि उसे सड़क के किनारे दुकान चलाना पड़े। इस नजर से देखेंगे तो अतिक्रमण की अवधारणा ही जायज नहीं लगेगी। लगेगा कि जैसे कानून शिकंजा कसने के लिए अतिक्रमण, इनक्रोचमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है और कमाई इतनी कम है कि शहरी मामलों के जानकार कहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आमदनी 9 से 10 हजार रुपए महीने पर झूल रही है। वहां पर सोच कर देखिए कि कितने लोग हैं जो ढंग के एक मकान बना पाने में कामयाब हो पाते होंगे। मतलब जो वकील हसन जैसे गरीब लोग हैं, इन्हें ठीक ठाक जिंदगी मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। काम के बदले उचित दाम और गरिमापूर्ण जिंदगी मुहैया करवाने के लिए सरकार बनी है, लेकिन जो ये रेट माइनर्स का जो ये काम करते हैं, इन्हें बहुत ही शोषणकारी माहौल में रखा जाता है और इन्हें कम दाम भी दिया जाता है। लेकिन उसने यह काम नहीं किया। शहरों में लोगों के पास घर हैं, लेकिन ऐसे घर नहीं हैं जिसे घर कहा जा सके। सस्ते और अच्छे घर लेने की हैसियत सबकी नहीं है। यह दिक्कत सबको दिखती है, सरकार को सबसे ज्यादा दिखती है। इसे सरकार सुधारती नहीं है, बल्कि उल्टे बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाने का आदेश दे देती है। साल 1990 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जानवरों के रहने और इंसानों के रहने में अंतर होता है। ऐसा नहीं होता कि इंसानों को जानवरों की तरह रखा जाए। इंसानों की रहने की व्यवस्था गरिमापूर्ण होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की नज़र से भी भारत के शहरों के बारे में सोचिए। ज़्यादा नहीं, जिस शहर में भी आप रह रहे हैं वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर आसपास जाकर देखिए, आपको दिखेगा कि ढेर सारे लोग अमानवीय हालात में रहने के लिए मजबूर हैं। झुग्गी झोपड़ियाँ और बस्तियाँ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं।
कई दुकानें दीवारों और पेड़ों के सहारे चल रही हैं। यह हमारे शहरों के शासन प्रशासन का हाल है, जहां जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर लोगों की हालत सुधारने की बजाय सरकारें बिना नोटिस बुलडोजर चलवा देती हैं। दिल्ली की आबादी तकरीबन 1,60,00,000 के आसपास है। साल 2008-9 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में केवल 23.7% आबादी नियोजित कॉलोनियों में रहती है। बाकी 70% आबादी बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों, अनियोजित और अवैध कॉलोनियों में रहती है। इनमें से केवल 10% से कम कॉलोनियों का नियमितीकरण हुआ है, रेगुलराइजेशन हुआ है। अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर के ढेर सारे चुनावी वायदे हुए हैं, लेकिन अभी तक यह पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। चुनावी राजनीति का जैसा हाल है और जैसा आप देख रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो यह नामुमकिन के हद तक असंभव सा लगता है। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की एक रिपोर्ट बताती है कि 28 मार्च साल 2023 को दिल्ली के मूलचंद बस्ती के तकरीबन 4900 निवासियों को बेदखली का नोटिस थमाया गया। इसी दिन 600 घर तोड़ दिए गए। इसी दिन तकरीबन 2900 लोग बेघर हो गए। मतलब जिस दिन नोटिस आया उसी दिन घर तोड़ दिया गया और उसी दिन हजारों लोग बेघर हो गए। 10 मार्च 2023 को बिना नोटिस के 8 होमलेस शेल्टर को ढहा दिया गया और तकरीबन 5000 लोग बेघर हो गए। इसी तरह के कुछ और मामले भी हैं। अगर कुछ मामलों में 1-2 महीने पहले नोटिस मिल भी गया है तो यह सोचने वाली बात है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में सालों साल से रहते आ रहे हैं, वह केवल 1-2 महीने के भीतर दिल्ली जैसे शहर में घर का इंतजाम कैसे कर पाएंगे। इसलिए ज्यादातर मामलों में तो यही हुआ है कि जब घर ढहा तो उसके बाद इन घरों में रहने वाले लोगों ने त्रिपाल डालकर, छपरी डालकर, टूटे फूटे गाड़ियों पर जहां तहां उनको थोड़ा सा जगह मिल गया, सड़क के किनारे, पुल के किनारे, वहां पर उन्होंने एक छोटा सा अपना आशियाना बना लिया। शहरों की बसावट को लेकर के जितने भी विवाद हैं वह अमीर और गरीबों के इर्द गिर्द घूमते हैं। अमीर नगरपालिका और सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर गैर कानूनी ढांचा बनाते रहते हैं और जो गरीब है वह मजबूरी में गैर कानूनी ढांचा बनाते हैं। शहरों को सही करने के नाम पर गरीबों पर कई बार बुलडोजर चले हैं, लेकिन यह अमीरों के साथ नहीं हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि 11 पूर्व सांसदों और कई अधिकारियों ने दिल्ली में तकरीबन 576 सरकारी मकानों पर कब्जा कर रखा है। क्या उनके सरकारी मकानों पर बिना नोटिस कभी बुलडोजर चलेगा? भारत में हो रही इसी बुलडोजर अन्याय पर अभी इसी कुछ महीने पहले ही एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 12 अगस्त 2022 से लेकर 31 अगस्त 2023 के बीच किए गए रिसर्च पर उनकी आधारित है। भाजपा शासित 4 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली में अप्रैल 2022 से लेकर जून 2022 तक राज्य प्राधिकरण के आदेश पर कम से कम 128 संपत्तियों को बुलडोज किया गया है। मतलब 128 संपत्तियों को बर्बाद किया गया है और इनमें से ज्यादातर संपत्तियां मुस्लिम बहुल इलाके में हैं, जिनमें मुसलमानों के घर, कारोबार, उनके पूजा स्थल यानी मस्जिद तक शामिल हैं। इस डिमोलिशन की वजह से 617 लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इन लोगों में मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब शामिल हैं। इन्हें बेघर कर दिया गया है, इनकी जीविका के साधन छीन लिए गए हैं। बहुत विस्तृत रिपोर्ट है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। साल 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन पर एक पैनल बनाया था। इस पैनल ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह रिपोर्ट सौंपी कि दिल्ली के तकरीबन 90% कंस्ट्रक्शन किसी न किसी तरह से गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। यही हाल भारत के तकरीबन सभी शहरों का है। आप सबको पता है कि भारत की नगरपालिकाएं कानून का कितना पालन करती हैं, तो क्या इनक्रोचमेंट के नाम पर भारत के यह सभी गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन ढहा दिए जाएंगे? एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जिक्र करती है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर राज्य के पास ही यह अधिकार नहीं है कि वह दंड देने के लिए किसी का घर तोड़ दे। दंड और घर को तोड़ने के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अगर अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ने का आदेश दिया जा रहा है तो उसके लिए भी उचित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अगर राज्य किसी को घर नहीं दे सकता है तो उसे अधिकार भी नहीं है कि अतिक्रमण के नाम पर वह घर तोड़ेगा।
यह करने से पहले उसे दूसरे जगह पर घर मुहैया करवाना पड़ेगा। बहुत ही असाधारण से असाधारण स्थिति होती है तब जाकर के राज्य घर तोड़ने का आदेश दे सकता है, मगर इसमें शर्त यह है कि वह नोटिस दे करके घर तोड़ेगा और दूसरे जगह पर घर की व्यवस्था करके घर तोड़ेगा। केवल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ही नहीं बल्कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जिसके अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है, उसकी व्याख्या भी कुछ ऐसी ही बात करती है। जहां तक पुनर्वास की बात है यानी रिहैबिलिटेशन की बात है, तो किसी भी मामले में रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है। किसी भी मामले में नोटिस देने से पहले रिहैबिलिटेशन की बात नहीं की गई है।